हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसी है? कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस चीज पर कि किस तरह से हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा दो सभा है या दो पार्टीज हैं, इलेक्शंस होते हैं उसमें आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। इसमें हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। 5 साल बाद जो 5 साल लोगों ने काम किया है या जो राज किया है उनके पूरे के पूरे हक जो है वो खत्म हो जाते हैं। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। सारी जो पार्टियां होती है वो समय रिजॉल्व हो जाती है 5 साल बाद। लोकसभा विधानसभा दोनों। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। और वो दोनों के दोनों सभा जो हैं उनके इलेक्शंस फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेस पे लिए जाते हैं, सेम समय पे लिए जाते हैं, एक ही दिन लिए जाते हैं या फिर कुछ दिन के अंतराल पर लिए जाते हैं। This is called a general election, जिसे general election कहा जाता है। Sometimes election is held only for a constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। कभी कभी क्या होता है कि ये 5 साल के बीच में भी कभी कभी इलेक्शंस लेने का काम पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रुप काम कर रहा है, जो पार्टी राज कर रही है, उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसमें काम करने वाले मेंबर्स में किसी की डेथ हो गई या किसी का रेजिग्नेशन हो गया, किसी ने रिजाइन कर दिया, तो उनकी जगह को भरने के लिए फिर से इलेक्शंस लिए जाते हैं। तो वो जनरल इलेक्शन जो 5 साल में होते हैं उसके बीच में भी कभी कभार इलेक्शन लेने का काम पड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन, उसे बाय इलेक्शन कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ जनरल इलेक्शंस की बात करनी है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 19 MLAs। हमने देखा था या पढ़ा था हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में जिसमें 90 MLAs को चुना गया था पीपल्स ने। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड इट, और आप ये सोच के बहुत ही चौंकेंगे, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि किस तरह से उन्होंने ये चीज की थी। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या आपको लगता है कि हरियाणा में हर पर्सन जो था उसने वोट किया था उन 90 MLAs को चुनने के लिए? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस। आप जानते हैं या आपको ऐसा लगता होगा कि ये शायद केस ना हो वो चीज का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, इन अवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और हम हमारी कंट्री में फॉलो करते हैं ऐसे एरिया को जहाँ पर सिस्टम जो है बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री को डिफरेंट एरियाज में बांटा गया है। These areas are called electoral constituencies। और ये जो कह सकते हैं कि हमारी जो एरियाज है उन्हें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा गया है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग हैं वो उस एरिया में जो खड़े हुए लोग हैं या इलेक्शंस के लिए खड़े हुए लोग हैं उनके लिए वोट करते हैं। इस तरह से हमें ये देखना है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री जो है वो 55-43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। और जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहा जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट, एक और फीचर ये है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक को एक वोट करने का हक है और हर एक वोट की कीमत भी एक ही है, वैल्यू एक ही है। That is why our constitution require that each constituency should have a roughly equal population living with it। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे ग्रुप बनाया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब पर्टिकुलर एरियाज है, तो जरूरी तो नहीं कि हर एरियाज में इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे, किसी एरिया में ज्यादा किसी में कम। तो यहाँ पर ये होता है कि ये कोशिश करते हैं कि रफली इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies। और उसी तरह से हर स्टेट को भी डिवाइड किया गया है कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर केस में द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस जगह पे जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे MLA कहा जाता है।
है ना। जैसे लोकसभा में चुने हुए को हमने एमपी कहा है, उसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करते हैं, डिवाइड किए गए स्टेट्स में है, तो यहाँ पर एमएलए होता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो अपनी सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही होती है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। इनके नीचे आते हैं पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस, और यहाँ पर भी यही चीज होती है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर विलेज या हर टाउन को अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो वार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही वार्ड कहा गया है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। उस पर्टिकुलर बॉडी में से एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए ही पर्टिकुलर वो वार्ड जो है बनाया जाता है। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स कहा जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक सीट को असेंबली में। When we say that लोक दल won 60 सीट्स इन हरियाणा, अगर हमने ऐसा कहा था कि 60 सीट्स लोक दल ने जीती थी, इसका मतलब था कि कैंडिडेट जो थे लोक दल के, उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी स्टेट की वो जीत ली थी। एंड दस लोक दल हैड 60 एमएलएज इन द स्टेट असेंबली। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए है, और 60 ऐसी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो जीत ली थी। मतलब 60 एमएलएज जो थे उनकी स्टेट असेंबली में थे। गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात की है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एंटाइटल करता है कि हर सिटीजन को पूरा हक है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने या इलेक्ट हो जाए एज अ रिप्रेजेंटेटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हाउएवर were worried that in an open electoral competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected in Lok Sabha and the state legislative assembly। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्हें बहुत इस चीज की चिंता थी कि जो लोग, मतलब अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है तो इसमें जो वीकर सेक्शंस हैं, जो कमजोर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उन्हें अच्छा चांस नहीं मिल सकता लोकसभा के मेंबर बनने का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने का। They may not have the required resources, उनके पास में ज़रूरत वाले resources भी नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होता है, और ना कंटेस्ट के लिए कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो इलेक्शंस को विन भी नहीं कर सकते अदर लोगों के कंपैरिजन में। Those who are influential और resourceful may prevent them from winning elections, क्योंकि जो लोग बहुत ही influential होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है, वो तो वैसे ही इन वीकर सेक्शंस को दबाकर कह सकते हैं कि आउट कर देते हैं या इलेक्शंस जीतने नहीं देते। If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of the significant sections of our population। और अगर ऐसी चीज कुछ होती है तो हमारे पार्लियामेंट और असेंबलीज जो हैं वो डिप्रीव्ड करते हैं, would be deprived of the voice, ऐसे लोगों की आवाज को जो है वो डिप्रीव किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर होता है कि सिग्निफिकेंट सेक्शन जो हमारे पॉपुलेशन के वो कह सकते हैं कि दब जाते हैं। तो डिप्रीव करने के लिए किसी को भी किसी वस्तु के लिए, मतलब कह सकते हैं कि छीन ली जाती है उन्हें, पार्लियामेंट असेंबलीज की जो पोजीशन है उनसे छीन ली जाती है ऐसे वीकर सेक्शन से। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, और इसी के कारण हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक बन रही है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इसीलिए हमारे मेकर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कुछ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लाया वीकर सेक्शंस के लिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिजर्व की गई ऐसे लोगों के लिए जो छोटी कास्ट से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। In SC reserve constituencies, only someone who belongs to scheduled caste can stand for election। उन्होंने उस रिजर्व सेक्शन में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ SC वाला इंसान ही खड़ा रह सकता है इलेक्शंस में, और इसीलिए जो लोग, और इसी तरह से जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ST के लिए रिजर्व की गई हैं। करंटली लोकसभा में 84 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए।
और इसीलिए इज इन द नंबर टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। और इसीलिए रिजर्व सीट्स जो है एससी और एसटी की, ये अलग से नहीं ली गई, उनसे नहीं ली गई लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, किसी और सोशल ग्रुप को नहीं दी जाती, वो उनके लिए ही रिजर्व की रहती है। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level। और फिर इस तरह की रिजर्वेशन की सिस्टम जो है बाद में और बढ़ाई गई और अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी बढ़ाई गई डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर। मैनी स्टेट्स में सीट्स जो है रूरल मतलब पंचायत में और अर्बन मतलब म्यूनसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन में, लोकल बॉडीज में ये अब रिजर्व की जाती है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो ओबीसी में आते हैं एज वेल। However, the proportion of seats reserved varies from state to state। लेकिन उसके बाद भी जो proportion है मतलब वैल्यू जो है सीट्स की वो वैरी होती है, मतलब कम ज्यादा हो सकती है स्टेट टू स्टेट। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। और इसी तरह से 1/3 सीट्स जो हैं मतलब अगर देखा जाए तो 100% अगर सीट्स है तो उसमें से 33 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं आजकल रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की मिलाकर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी, मतलब औरतों के लिए भी। बहुत ही अच्छी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही ज़रूरी भी है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ हमने यहाँ पढ़ी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अदर हमारा जो टॉपिक है वोटर्स लिस्ट वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।